नमस्कार, शिवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, अभी तक हमने इंग्लिश के जो है वो 7 चैप्टर जो है यानी 7 उसके पार्ट हमने कर लिए हैं टेंस चैप्टर के। तो इसको हमने बीच में थोड़े दिन के लिए स्किप किया हुआ है, अभी 2-3 दिन के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे हमारे एक चैप्टर के बारे में जो कि शब्द चैप्टर है हिंदी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो हिंदी का चैप्टर करना चाहते हैं। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि सर हिंदी के कुछ टॉपिक हैं वो करा दीजिए। तो उसी के आधार पे हम आज पहले हमने एक पार्ट में बात की है हिंदी के एक चैप्टर शब्द के बारे में, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जैसे जो हैं उन शब्दों के बारे में बात कर ली है। जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द जो है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो सारा समझा दिया था। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करते हैं हमारे शब्द के ही सेकंड पार्ट के बारे में। तो ये स्टार्ट होता है, अब इसको कहा जाता है कि रचना के आधार पे। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द जो हैं उसके 3 भेद और पाए जाते हैं, और वो होते हैं हमारे पास 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, फिर होते हैं यौगिक शब्द, और फिर आते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे कि कौन से रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से यौगिक और कौन से योग रूढ़। तो देखिए, रूढ़ शब्द में ये कहा जाता है कि वो शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके कभी भी सार्थक खंड नहीं हो सकते। यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। सार्थक मतलब जिनका अर्थ निकले और खंड भी हो यानी टुकड़े भी हो, इनको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द को समझते हैं सही तरीके से। सार्थक खंड नहीं हो सकते यानी अगर हमारे पास कोई एक शब्द है, हमने क्या किया, उसके खंड यानी टुकड़े कर दिए, और जब हमने उसके टुकड़े किए तो उनके अलग अलग अर्थ नहीं निकलने चाहिए। यही इसका मीनिंग है कि सार्थक खंड नहीं हो सकते, अर्थ सहित खंड यानी टुकड़े नहीं हो सकते। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे कौन से शब्द होते हैं। मैं एक शब्द यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास एक शब्द है दिन। अब ये दिन एक ऐसा शब्द है कि अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं यानी इसके खंड कर दूं, खंड का मतलब मैं इसको 2 पार्ट में दी और न में जब इसको बांट देता हूं तो ना तो इस दी का कोई अर्थ निकलता है, ना ही इस न का कोई अर्थ निकलता है। तो ये रूढ़ शब्द हो जाता है हमारे पास, ये रूढ़ शब्द हो जाता है। तो आपके पास एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि निम्न में से कौन सा एक रूढ़ शब्द है। जैसे मान लीजिए कोई भी वो इसमें कह देंगे इस प्रकार से, वो हमारे पास 4 ऑप्शन जो है एग्जाम में वो दे देंगे और कहेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा एक रूढ़ शब्द है। तो आपने देखना है इनमें से रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द की डेफिनेशन क्या है कि जब हम इनके सार्थक, जब इनके हम अलग अलग इनको टुकड़े कर दें तो उसके सार्थक खंड नहीं होते, यानी उनका किसी का भी अर्थ नहीं निकलता। तो इनमें से हमारे पास घर एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम अलग अलग कर दें घ जमा र में, तो ना तो घ का कोई अर्थ निकलता है ना ही र का कोई अर्थ निकलता है, पर जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक प्रॉपर सा मीनिंग बन जाता है। तो जब ऐसा हो वही होते हैं हमारे पास रूढ़ शब्द। और मैं आपको बताऊं कि अधिकतर जो 2 वर्ण के शब्द होते हैं जैसे घ र, 1 2 1 2, तो जैसे 2 वर्ण के ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द ही पाए जाते हैं। सभी नहीं, पर अधिकतर शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द ही होते हैं, क्योंकि उनको खंड करने पर हम उनका कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उनको हम कहेंगे वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो रूढ़ शब्द की तो यही पहचान रहती है। इसके बाद आता है इसमें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें एक रूढ़ शब्द तो होगा ही, रूढ़ शब्द साथ में उसके जुड़ा होगा कोई ना कोई प्रत्यय, कोई ना कोई प्रत्यय। तो देखिए, हमारे पास एक चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं अव्यय। अव्यय के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है उपसर्ग
और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के आगे लग जाए और उसके अर्थ को बदल दे। शब्द के आगे लग जाए, अर्थ को बदल दे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शब्द है ज्ञान, मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक उपसर्ग जोड़ देता हूँ अज्ञान। देखिए ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज होना, और अज्ञान का मतलब नॉलेज ना होना। तो यही जो है इसने क्या किया, उपसर्ग ने इसको कर दिया चेंज, यानी इसके अर्थ को बदल दिया। पर जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, प से पीछे, प्र पीछे, तो आप इसको याद रख लो, उपसर्ग अपने आप ही याद रह जाएगा। तो आप कहोगे प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं। और यहाँ पे हमें कहा भी तो यही गया है कि एक रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक प्रत्यय होगा, किसमें, यौगिक शब्दों में। मान लीजिए रूढ़ शब्द क्या होगा, जिसका अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। पहले हम एक रूढ़ शब्द ही देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रूढ़ शब्द है नमक, एक रूढ़ शब्द ही है। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, मैं कहूँ नम जमा क, तो ना तो इस नम का कोई अर्थ निकलता है, ना इस क का कोई अर्थ निकलता है, वो नमय का अर्थ निकलता है। ये नमा होता है, नमा, ये नम है, नम। तो नम जमा क, तो ना तो इस न का कोई अर्थ निकलेगा, ना ही इस क का कोई अर्थ निकलेगा। तो जब इनका अर्थ नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये रूढ़ शब्द है। और इसमें कहा है कि रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक प्रत्यय, अब इसके साथ में एक प्रत्यय भी जोड़ देते हैं। और प्रत्यय हमने इसमें जोड़ना है इन, प्रत्यय हमने जोड़ दिया इन, तो नमक के साथ में इन बन गया, तो ये बन गया नमकीन। तो क्या बन गया, नमकीन। यानी जब हम किसी भी रूढ़ शब्द के साथ में कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे जो शब्द बनेगा उसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। अब आप इस चीज़ को पहचानोगे कैसे, आपने एक काम करना है, जब भी कभी आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे आपके पास नमकीन शब्द आ गया कि बताइए क्या ये एक रूढ़ शब्द है या यौगिक है या योग रूढ़ है। तो आपने क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो, नमक इन। अब आप पहले वाले को तोड़ के देखो फिर से, अगर ये रूढ़ शब्द हुआ तो इसका मतलब ये इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ और होगा। तो इस प्रकार से आप इसको अलग अलग करके देख सकते हो। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिसमें रूढ़ के अतिरिक्त एक प्रत्यय भी जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये यौगिक होते हैं, इतने ही होते हैं। उसके बाद आते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या शब्द होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक यौगिक शब्द का, यानी शब्द तो क्या होगा, वो यौगिक होगा, पर उसका प्रयोग किया जाएगा किसमें, रूढ़ अर्थ में। रूढ़ अर्थ बड़ी भारी सी बात है, डरने की बात नहीं। क्या है, एक यौगिक शब्द है, प्रयोग किसमें किया जाएगा, रूढ़ अर्थ में। तो सीधी बात कैसे है भाई, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक यौगिक शब्द है, अभी अभी हमने किया था, मैं दूसरा एक शब्द करता हूं यहाँ पे विद्यालय, तो ये मिलकर के बना है विद्या जमा आलय से। तो इसने कहा है कि ये एक यौगिक शब्द है, हम मान लेते हैं कि एक यौगिक शब्द है। अब इसमें कहा है उसने कि यौगिक तो होगा ही, पर उसका प्रयोग किस में होगा, रूढ़ के अर्थ में। इसको भी छोड़ देते हैं, दूसरा आसान वाला लेते हैं और थोड़ा। मेरे पास एक शब्द है पंकज, पंकज एक शब्द है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको देखता हूँ क्या ये एक यौगिक शब्द है, क्या एक यौगिक शब्द है, पहले तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि यौगिक के बाद ही प्रयोग होगा रूढ़ के अर्थ में। तो पहले हम देखते हैं क्या ये यौगिक है। यौगिक देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ देते हैं, पंक जमा ज। अब देखिए पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्म, यानी जिस चीज का कीचड़ में जन्म हो उसको क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस पंक को भी अलग अलग करूं, प जमा क को, तो ना इसका कोई अर्थ निकलता है ना इसका कोई अर्थ निकलता है। तो सीधी बात है, जब हमने इनको दोनों को जोड़ दिया तो अर्थ निकल गया। तो ये तो एक रूढ़ शब्द है। फिर बाद में क्या आ गया, ज, ज यानी जन्म, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। और ये क्या है, एक प्रत्यय है।
ये है एक प्रत्यय। तो अब ये रूढ़ था, ये प्रत्यय था, दोनों क्या हो गए, मिल गए यहाँ पे। अब जब मिले तो ये क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। जब रूढ़ के साथ में प्रत्यय जुड़ जाए तो कौन सा शब्द होता है, वो यौगिक। अभी किया है हमने, तो यौगिक शब्द यहाँ से ये बन गया। चलो ठीक है, बात यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये एक यौगिक शब्द बन गया, ये एक यौगिक शब्द है। अब उसने कहा है कि हमें इस यौगिक शब्द का प्रयोग करना है कौन से अर्थ में, रूढ़ अर्थ में। रूढ़ अर्थ का मतलब क्या है कि इसका जो, अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। देखिए रूढ़ क्या है, जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता, वो तो रूढ़ शब्द होते हैं। पर इसने कहा है कि रूढ़ के अर्थ में प्रयोग करना है, यानी अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो अर्थ दोनों के निकलने चाहिए। जैसे पंकज हमने अभी अभी किया था, पंक जमा ज, तो पंक का भी अर्थ निकल रहा है कीचड़, और ज का भी अर्थ निकल रहा है जन्म, कीचड़ में जन्मा। तो ये हमारे पास कौन सा, योग रूढ़ शब्द हो जाता है। इसके अलावा एक और योग रूढ़ शब्द हम देख लेते हैं, दशानन। ये भी एक योग रूढ़ शब्द है। कैसे है बताइए मेरे, अब देखिए मैं ही बताता हूँ। चलो दश आनन, हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 10 जमा आनन। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए, क्या इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। अगर दोनों के अर्थ निकल रहे हैं तो ये एक योगरूढ़ शब्द है। अगर दोनों के अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो फिर ये एक यौगिक शब्द है, जो भी किए थे हमने। और अगर इनको अलग अलग कर दें हम तो इनके तो अर्थ नहीं निकलते, तो कौन सा, रूढ़ शब्द हो जाता है। बड़ा ही आसान है। तो देखिए 10 का अर्थ क्या होता है, 10, गिनती वाला 10, और आनन का मतलब होता है सिर। तो इसका भी एक अर्थ निकल रहा है और इसका भी एक अर्थ निकल रहा है, तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। और जब भी ऐसा हो वहीं पे होता है योगरूढ़ शब्द। एक बात याद रखना, समास का एक चैप्टर है, समास में एक समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इस बहुब्रीहि समास के सभी पद जो होते हैं वो योगरूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी पद जो हैं वो योगरूढ़ होते हैं। जब हम समास चैप्टर करेंगे उसमें मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि क्या बहुब्रीहि समास होता है। पर फिलहाल की बात यह है कि बहुब्रीहि समास के सभी शब्द जो होते हैं वो योगरूढ़ होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो अर्थ के, रचना के आधार पे हमारे पास यही 3 भेद होते हैं। रूढ़ होता है, फिर आता है यौगिक शब्द, और फिर होता है योगरूढ़ शब्द। ये हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, थैंक यू।